Hello students. So today we will study about the PHP basics. Hope you all have already installed WAMP server because to execute all these PHP files हमारे पास WAMP सर्वर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक सर्वर होना ज़रूरी है. दैट्स वाई अगर किसी ने WAMP सर्वर अभी इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल कर लो क्योंकि तभी हम अपनी PHP की फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे. तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने WAMP सर्वर इंस्टॉल कर दिया है. तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट पीएचपी की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. देन किस तरह से पीएचपी कोड को वेब पेज में एम्बेड करना है जो कि हमारे HTML पेजेस होंगे उसके अंदर पीएचपी कोड को किस तरह राइट करना है, किस तरह उस फाइल को एग्जीक्यूट करना है. देन टोकन्स इन पीएचपी, वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. सबसे पहले है PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor. एक्चुअल में सबसे पहले PHP का नेम था पर्सनल होम पेज, इसी से इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पड़ी थी. लेकिन जैसे जैसे PHP का स्कोप एक्सपैंड होता गया इसकी और भी फंक्शनैलिटीज एक्सपैंड होती गई और अब इसका नाम पड़ गया हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. सबसे पहले 1995 में अपीयर हुई थी और इसको रेस्मस लेडॉफ ने डिज़ाइन किया था. ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और डायनेमिक इंटरेक्टिव वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है. अब ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो ऑब्वियस है कि जो भी प्रोग्राम PHP का होगा वो वेब सर्वर में रन होगा और जो भी क्लाइंट किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को रिक्वेस्ट करना चाहेगा वो वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट होगी. तो हमने जो भी प्रोग्राम बनाना है उसको हमेशा वेब ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करना है और प्रोग्राम को सेव करना है. हमने जब भी हमने WAMP सर्वर इंस्टॉल किया होगा तो C ड्राइव या जिस ड्राइव में भी हमने इंस्टॉल किया है उस ड्राइव में WAMP 64 या WAMP के नाम से एक फोल्डर बना होगा. उस फोल्डर के अंदर www के नाम से एक फोल्डर होगा. उस फोल्डर के अंदर हमने अपनी फाइल्स को सेव करना है .php एक्सटेंशन के साथ और इस हर फाइल को एग्जीक्यूट करना है हमने वेब ब्राउज़र में. अब PHP कोड राइट कैसे करें किसी भी वेब पेज में. PHP को हम स्टैंड अलोन कोड भी राइट कर सकते हैं लेकिन हम HTML के साथ इसको यूज़ करते हैं, एम्बेड करते हैं और जो भी फाइल हमारी बनती है उसको .php एक्सटेंशन से सेव करते हैं. अब PHP कोड को किसी फाइल में एम्बेड करने के लिए 4 बेसिक वेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स, देन शॉर्ट tags or HTML style, then script style, then ASP style. इन सब में से हम डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी के जो स्टाइल हैं उन स्टाइल के लिए कई बार किसी प्लगइन की वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं. जैसे कि ASP स्टाइल है, ASP स्टाइल के लिए हमें ASP टैग को इनेबल करना पड़ता है PHP कॉन्फ़िगरेशन में, तभी ये ASP स्टाइल वर्क करेगा. इसलिए हम इन सब में से बेसिकली डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स को ही यूज़ करते हैं. लेकिन मैं आपको भी सारे के सारे स्टाइल्स कैसे वर्क करते हैं ये बता देती हूँ. सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स. डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स में जो भी हमने कोड राइट करना है वो इस सिंटैक्स में होना चाहिए. स्टार्टिंग होनी चाहिए एंगल ब्रैकेट, देन क्वेश्चन मार्क, देन PHP कीवर्ड है ये, उसके अंदर हमने कोड राइट करना है. कोड राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क, देन ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देना. यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है. यहाँ पे ये इको जो है, इको एक कीवर्ड है जो किसी भी स्टेटमेंट को आउटपुट या प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है. अब इस फाइल को स्टोर किया है मैंने first.php के नाम से और फिर इसको एग्जीक्यूट किया है ब्राउज़र में. ब्राउज़र में जब भी एग्जीक्यूट करना तो पहले लोकल होस्ट
अगर तो आपने डायरेक्टली www वाले फोल्डर में अपनी फाइल को सेव किया तो लोकल होस्ट स्लैश करके जो भी आपका फाइल नेम है एज इट इज़ फाइल नेम डॉट php लिख के एग्जीक्यूट कर देना, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन मैंने लोकल होस्ट में www के अंदर php प्रोजेक्ट नाम की फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने फर्स्ट डॉट php के नाम की ये फाइल स्टोर की है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और मेक श्योर कि कोई भी अगर जब भी आप PHP का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका वेब सर्वर रनिंग कंडीशन में है, वो ऑनलाइन होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। Then another is short tags और HTML स्टाइल। ये शॉर्ट टेस्ट स्टाइल है किसी भी PHP के कोड को एम्बेड करने के लिए। इसमें हम सिंपली ब्रैकेट ओपन देन क्वेश्चन मार्क देन अपना कोड राइट करते हैं, देन क्वेश्चन मार्क देन ब्रैकेट क्लोज। और PHP की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो टर्मिनेट होती हैं सेमीकोलन के साथ। जिस तरह सी में सेमीकोलन ज़रूरी होता है, सिमिलरली PHP में भी सेमीकोलन ज़रूरी है। देन अनदर इज स्क्रिप्ट स्टाइल। स्क्रिप्ट स्टाइल में हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज देन लैंग्वेज स्पेसिफाई करनी है, देन उसके बाद जो भी हमारा कोड है कोड राइट करना है, देन स्क्रिप्ट को क्लोज करना है। ये है स्क्रिप्ट स्टाइल। ये स्क्रिप्ट स्टाइल बेसिकली हम CSS के लिए यूज़ करते हैं, PHP के लिए हम इतना इसे यूज़ नहीं करते। Then another is ASP style. ASP स्टाइल में सेम डिफ़ॉल्ट स्टाइल की तरह ही है, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन मार्क की जगह परसेंटेज यूज़ करते हैं, PHP कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। और ASP स्टाइल को वर्क करने के लिए हमें पहले ASP टैग्स को ओपन करना, इनेबल करना पड़ता है PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, इसलिए ये कम ही यूज़ होता है। After this, now we have tokens. Tokens are smallest individual word, phrases और characters that PHP script can understand. जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करें तो इसके लिए हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं कि किस तरह लैंग्वेज क्रिएट, सेंटेंस किस तरह बनेंगे, उसी तरह से हर एक लैंग्वेज के टोकन होते हैं। PHP का भी टोकन्स हैं, टोकन्स में इसके वर्ड्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिनको कि यूज़ करके हम एक PHP स्क्रिप्ट को बनाते हैं। PHP में कई सारे टोकन्स हैं, जैसे कि कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस हमने इको वर्ड किया था यूज़, वो इको एक कीवर्ड है। जिस सिमिलरली प्रिंट भी एक कीवर्ड है। कीवर्ड्स होते हैं जिनका कि प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। देन आइडेंटिफायर्स है, कॉन्स्टेंट्स है, ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग्स है। इसके अलावा भी कई सारे टोकन्स होते हैं, ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं। अब इनको हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। Then we have variable. Variable is a name given to storage area that may be used to store a data value. वो डेटा वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, करेक्टर भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो वेरिएबल एक स्टोरेज का नेम है, जहाँ पे भी हमने वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर करना है तो उस स्टोरेज को हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी की वैल्यू वेरी होती जाती है प्रोग्राम में। Variables are those quantities whose value vary during the execution of the program. अब PHP में वेरिएबल बनाने के लिए हमें वेरिएबल के नेम के आगे हमेशा डॉलर साइन लिखना ज़रूरी होता है। इसी से पता चलता है कि पर्टिकुलर जो वर्ड है वो वेरिएबल है कि नहीं है। वेरिएबल इन PHP केस सेंसिटिव, विच मीन्स अगर हम डॉलर नेम्स, यहाँ पे n स्मॉल है जबकि डॉलर नेम यहाँ पे n कैपिटल है, ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है। ऑल्दो दोनों का मीनिंग चाहे हमारे लिए सेम हो, लेकिन केस सेंसिटिव होने की वजह से ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। देन फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल कभी भी नंबर नहीं हो सकता है, हमेशा अंडरस्कोर होगा या फिर लेटर होगा। वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को ही एक्सेप्ट करता है, A to Z, स्मॉल a to स्मॉल z, देन 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं हो सकती।
जैसे फर्स्ट और नेम के बीच में, फर्स्ट नेम अगर हमारा वेरिएबल है, फर्स्ट और नेम के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, चाहो तो अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल को असाइन कैसे करना है, जैसे नेम, डॉलर नेम कोई वेरिएबल है, इसको वैल्यू कैसे असाइन करनी है, इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू। वेरिएबल का नेम होगा वो लेफ्ट साइड में होगा इक्वल ऑपरेटर के, और राइट साइड में उसकी वैल्यू होगी। now एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम बना रखा है वेरिएबल पे। अब यहाँ पे डॉलर पाई जो लिखा हुआ है, ये पाई एक वेरिएबल का नेम है जिसकी की वैल्यू है 3.14। सिमिलरली रेडियस नाम का भी एक वेरिएबल बनाया है जिसकी की वैल्यू है 5। सर्कल एरिया नाम का भी एक वेरिएबल बना रखा है। अब सर्कल और एरिया के बीच में अंडरस्कोर रखा है। सर्कल एरिया नाम के वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली है डॉलर पाई मल्टीप्लाई डॉलर रेडियस मल्टीप्लाई डॉलर रेडियस, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो इस तरह से हमने इसको इवेल्युएट किया है। इको हमारा ऑलरेडी कीवर्ड है, और कीवर्ड के बाद हमने इसको प्रिंट किया है, एरिया ऑफ सर्कल इज डॉलर सर्कल एरिया। इको के अंदर जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो ब्रैकेट जो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही होना चाहिए, और कोई भी स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है वो सेमीकोलन के साथ। देन इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया है। अब जब हम इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट में एरिया ऑफ सर्कल ये इसको इवेल्युएट करके आंसर देगा। नाउ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल, अब किसी स्क्रिप्ट में कहीं पे भी हम वेरिएबल को लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप कितना है, कौन सी जगह में वो पर्टिकुलर वेरिएबल यूज हो रहा है, वो होता है वेरिएबल का स्कोप। और पीएचपी में वेरिएबल के 3 स्कोप हैं, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। लोकल में होता है कि वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर तक ही उसकी लिमिट है, तो वो है लोकल। वेरस ग्लोबल में जो भी वेरिएबल बना रखा है हमने, जिसका कि स्कोप ग्लोबल रखा है, तो वो आउटसाइड ऑफ द फंक्शन भी वर्क करेगा। वेरस स्टैटिक में जब जितनी भी बार हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जितनी भी बार हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, हर बार उसकी वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से ही एग्जीक्यूट होगी। मीन्स कि नॉर्मली जब भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी वेरिएबल स्टैटिक बनाया हुआ होगा तो उसकी वैल्यू डिलीट नहीं होगी, वो प्रिजर्व्ड रहेगी। सो अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे आगे। लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल, देखो यहाँ पे मैंने सिमिलरली पिछले वाले प्रोग्राम की तरह ही एक डॉलर पाई नाम का एक वेरिएबल लिया है, रेडियस नाम का। पाई की वैल्यू मैंने 3.14 ली है और रेडियस की वैल्यू 5 ली है। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है सर्कल एरिया, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो पाई और रेडियस की जो मैंने ये 2 वेरिएबल बनाए हैं, इसका स्कोप कहाँ तक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने फिर से पाई और रेडियस नाम का एक वेरिएबल बना रखा है। पाई की वैल्यू 3.14 दी है और यहाँ पे मैंने रेडियस की वैल्यू 2 रख दी है। फंक्शन के अंदर ही मैंने सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया है और उसको आउटपुट करवाया है। अब जब मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, तो इसने जब भी मैंने सर्कल एरिया फंक्शन को कॉल किया है, तो इसने रेडियस की वैल्यू 5 ना लेते हुए रेडियस की वैल्यू 2 ली है। तो ये वाली जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का स्कोप विद इन दिस फंक्शन ही है। तो ये इस वेरिएबल का लोकल स्कोप हो गया। देखो जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू इसने 2 पिक की है। सो नेक्स्ट इज ग्लोबल। सिमिलरली जिस तरह से मैंने प्रीवियस फंक्शन में लोकल स्कोप एक्सप्लेन किया था, सिमिलरली इस फंक्शन के बाहर भी हमने सेम वैल्यू ली है। सर्कल एरिया के लिए सेम फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे भी मैंने इसको आउटपुट करवाया है, लेकिन फंक्शन के अंदर इसने रेडियस की वैल्यू 2 ली थी
अब क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही था, फंक्शन के बाहर इसका स्कोप नहीं है, तो बाहर ये रेडियस की वैल्यू 5 लेगा। तो इस वाले रेडियस का स्कोप ग्लोबल है। क्यों? क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखो इनसाइड फंक्शन वाले की वैल्यू इतनी आई है, यहाँ पे इसने रेडियस वैल्यू 2 लिया है, जबकि यहाँ पे इसने रेडियस वैल्यू 5 पिक की है। नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद वो वेरिएबल डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें कि मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिक $x, तो x जो वेरिएबल है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी मैंने इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। फिर मैंने इको करवा दिया $x को, देन x की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट करवा दी कि जितनी बार भी ये एग्जीक्यूट होगा तो x की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। देन ये br ब्रेक के लिए होता है कि नेक्स्ट लाइन में हमारी आउटपुट आए। अब इस फंक्शन को मैंने 3 बार कॉल किया है। अगर तो यहाँ पे मैं स्टैटिक ना लिखती, सिंपली $x लिखती, तो तीनों बार इसने 0 0 0 आउटपुट देनी थी। लेकिन हमारी वैल्यू स्टैटिक है, तो जब फर्स्ट टाइम टेस्ट वाला फंक्शन रन होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू देगा 0। अब x वेरिएबल की वैल्यू 0 है। सेकेंड टाइम जब ये रन होगा, प्रीवियस वाले ने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया था, x की वैल्यू हो गई थी 1, तो ये एक बार ही रन हो चुका है, इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होगी। स्टैटिक है, प्रीवियस वैल्यू को ही वो पिक करेगा, उसी में इंक्रीमेंट करेगा और उसी के बेस पे वो नेक्स्ट वैल्यू देगा। सो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1। देन अगेन मैंने टेस्ट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फिर वो प्रीवियस वैल्यू पिक करेगा, उसके बेस पे आंसर देगा। प्रीवियस वैल्यू 1 थी, इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई 2। तो ये है स्टैटिक वेरिएबल। नाउ कॉन्स्टेंट्स। Constants is a name or an identifier for a simple value. हमेशा throughout the execution of the script कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जिस तरह वेरिएबल में हमें $साइन की ज़रूरत पड़ती है, कांस्टेंट में $साइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है डिफाइन। अब डिफाइन में हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हम बताएंगे कि कांस्टेंट का नेम क्या है। जिस तरह वेरिएबल का नेम बताते हैं, सिमिलरली कांस्टेंट का भी नेम होना चाहिए। फर्स्ट पैरामीटर में बताएंगे हम कांस्टेंट का नेम क्या है। सेकंड पैरामीटर में बताएंगे उस नेम के लिए उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। उसके बाद हम ट्रू और फॉल्स में बताएंगे कि ये केस सेंसिटिव है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, लेकिन अगर हम ट्रू लिख दें तो ये केस सेंसिटिव बन जाएगा। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि मैंने डिफाइन किया है, मॉर्निंग नाम का कांस्टेंट डिफाइन किया है, जिसकी की वैल्यू रखी है मैंने गुड मॉर्निंग हैव सम ब्रेकफास्ट। अब मैंने साथ में ट्रू और फॉल्स यहाँ पे नहीं डिफाइन किया। इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट ये केस सेंसिटिव नहीं है। मैं मॉर्निंग कैप्स में लिखूँ चाहे स्मॉल में लिखूँ, हर बार ये यही आउटपुट करेगा। देन इको कर दिया मैंने इस पर्टिकुलर कांस्टेंट नेम को, कांस्टेंट नेम के साथ हमें उसे कॉल करना है। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने गुड मॉर्निंग हैव सम ब्रेकफास्ट आउटपुट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी जितना मैंने प्रोग्राम्स करवाए हैं उनको एग्जीक्यूट करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि ये तभी क्लियर होगा जितना ज़्यादा हम इसके प्रोग्राम्स खुद रन करके देखें, तभी हमें PHP क्लियर होगी। थैंक यू।